किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका कृषि समाचारों के आज के इस अंक में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं प्रमुख सुर्खियों पर। गन्ना किसानों को इसके उत्पादन की नई तकनीक पर प्रशिक्षण। पीसीएफ द्वारा फास्फेटिक खाद का होगा आयात। यूरिया को नियंत्रण मुक्त करने की योजना। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना किसानों की तरक्की की राह में एक नया कदम। प्रदेश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए राहत राशि मंजूर। केंद्र सरकार द्वारा देश में व्यापक स्तर पर फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना करने का निर्णय। अब समाचार विस्तार से। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान में 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। यह प्रशिक्षण गन्ना उत्पादकों के लिए काफी लाभकारी सिद्ध होगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षणार्थियों को गन्ने की विभिन्न प्रजातियों, बुवाई विधि, आवश्यक पोषक तत्व प्रबंधन, कीट प्रबंधन आदि की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश में गहराए उर्वरक संकट से निपटने के लिए फास्फेटिक खाद का आयात किया जाएगा। यह फैसला प्रादेशिक कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की प्रबंध कमेटी की बैठक में किया गया। सर्वाधिक चिंता उर्वरक संकट पर व्यक्त की गई। केंद्र सरकार डीजल की तरह यूरिया को भी नियंत्रण मुक्त करने के साथ साथ उस पर दी जाने वाली सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने की दिशा में अहम फैसला ले सकती है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने उर्वरक और रसायन मंत्रालय के साथ मिलकर यूरिया को नियंत्रण मुक्त करने की योजना बना ली है। इस योजना का मकसद यूरिया पर दी जाने वाली सब्सिडी का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचाना तथा इसकी कालाबाजारी को रोकना है। किसानों को उनके खेतों की सिंचाई के लिए जनवरी के अंतिम सप्ताह तक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत होने जा रही है। यह योजना किसानों की तरक्की की राह में एक नया कदम साबित हो सकती है। इसके शुरू होने से सभी किसानों को हर समय सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध रहेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री के अनुसार इस योजना का प्रारूप तैयार करने से पहले जल संसाधन व ग्रामीण विकास मंत्रालय से विचार विमर्श कर लिया गया है। शीघ्र ही प्रधानमंत्री से चर्चा करने के बाद इस योजना को शुरू कर दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय समिति की बैठक में प्रदेश में सूखे से हुए नुकसान की भरपाई के लिए राहत राशि को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है। कृषि मंत्री के अनुसार प्रदेश में सूखे से हुए नुकसान का जो आकलन विशेषज्ञों की टीम ने किया था, उसकी सिफारिश समिति द्वारा स्वीकार कर ली गई है। प्रदेश सरकार ने राज्य के 44 जिलों को सूखा प्रभावित घोषित किया था और उसके लिए केंद्र सरकार से 6,000 करोड़ रुपए के राहत राशि की मांग की थी। केंद्र सरकार की उच्च स्तरीय समिति ने अपने विशेषज्ञों की टीम की सिफारिश पर ही राहत राशि मंजूर की। केंद्र के 10 सदस्यीय विशेषज्ञों की टीम में कृषि, बागवानी, पशुधन, डेयरी और पेयजल आपूर्ति का अवलोकन करने वाले विशेषज्ञ शामिल थे। आधुनिक तकनीक से खेती करने में किसानों को होने वाली दिक्कतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने देश में व्यापक स्तर पर फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना करने का फैसला लिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री के अनुसार इन बैंकों से लघु व मझोले स्तर के किसानों को कृषि यंत्र व उपकरण किराए पर उपलब्ध कराए जाएंगे। आधुनिक बीज और सिंचाई की सुविधाएं समय पर उपलब्ध होंगी, जिससे किसानों की आय में काफी सुधार आएगा। इस योजना के लिए सरकार ने 1,327 करोड़ रुपए राज्यों को मंजूर किए हैं। इसके साथ ही एकीकृत भूमि प्रबंधन योजना के तहत खेतों के हेल्थ कार्ड को भी लागू किया गया है। देश की 2/3 असिंचित भूमि को ध्यान में रखते हुए इस योजना की भी तैयारी की गई है। आइए अब जानकारी लेते हैं कृषि भौतिकी संभाग के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसान भाइयों को दी गई सलाह और सुझाव के बारे में। गेहूं की खेती में प्रदेश के उन अंचलों में जहां पर्याप्त वर्षा हुई है वहां सिंचाई लंबित रखें तथा जहां वर्षा नहीं हुई है वहां समय से बोए गए गेहूं में दूसरी सिंचाई 40 से 45 दिन बाद तथा विलंब से बोए गए गेहूं में पहली सिंचाई 18 से 20 दिन बाद करें। गेहूसा एवं जंगली जई आदि संकरी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए
आइसोप्रोट्यूरॉन 75%, WP 1.25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अथवा सल्फोसल्फ्यूरॉन 75%, WP 33 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुवाई के 20 से 25 दिन बाद 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। सल्फोसल्फ्यूरॉन का प्रयोग संकरी तथा चौड़ी दोनों प्रकार के खरपतवारों के लिए किया जा सकता है। राई तथा सरसों की खेती में माहू चित्रित बग एवं पत्ती सुरंगक कीट के नियंत्रण हेतु डाइमेथोएट 30% EC अथवा मिथाइलोडेमेटान 25% EC की 500 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 600 से 750 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। एजाडीरेक्टिन नीम ऑयल 0.15% EC 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से भी प्रयोग किया जा सकता है। राई सरसों में अल्टरनेरिया पत्ती धब्बा, सफेद गेरुई एवं तुलासिता रोग के नियंत्रण हेतु जिनेब 75 WP की 2 किलोग्राम मात्रा अथवा जिरम 80% WP की 2 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 600 से 700 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। आम के बागों में बौर निकलते समय मिचकीट का प्रकोप दिखाई देते ही फेनिट्रोथियान 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से या डाइमेथोएट 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। केले में माहू का प्रकोप दिखाई दे तो मोनोक्रोटोफास 1.25 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। किसान भाइयों, कृषि समाचारों के बाद आइए नजर डालते हैं प्रदेश की प्रमुख कृषि मंडियों के औसत भावों पर। गेहूं इटावा की मंडी में 1590 रुपए, शाहजहांपुर में 1565 रुपए, आगरा में 1610 रुपए और लखनऊ में 1575 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। चावल इटावा की मंडी में 2190 रुपए, शाहजहांपुर में 2010 रुपए, आगरा में 2040 रुपए और लखनऊ में 2060 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। मूंग इटावा की मंडी में 7100 रुपए, शाहजहांपुर में 6345 रुपए, आगरा में 7220 रुपए और लखनऊ में 7100 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। उड़द इटावा की मंडी में 6900 रुपए, शाहजहांपुर में 5165 रुपए, आगरा में 6230 रुपए और लखनऊ में 5525 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। चना इटावा की मंडी में 3300 रुपए, शाहजहांपुर में 3250 रुपए, आगरा में 3750 रुपए और लखनऊ में 3675 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। बात अगर सब्जियों और फलों के भाव की करें तो आलू इटावा की मंडी में 580 रुपए, शाहजहांपुर में 575 रुपए, आगरा में 570 रुपए और लखनऊ में 640 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। प्याज इटावा की मंडी में 1400 रुपए, शाहजहांपुर में 1100 रुपए, आगरा में 1510 रुपए और लखनऊ में 1600 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। टमाटर इटावा की मंडी में 900 रुपए, शाहजहांपुर में 950 रुपए, आगरा में 950 रुपए और लखनऊ में 1000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। लहसुन इटावा की मंडी में 3000 रुपए, शाहजहांपुर में 2480 रुपए, आगरा में 3850 रुपए और लखनऊ में 3500 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। केला इटावा की मंडी में 3200 रुपए, शाहजहांपुर में 950 रुपए, आगरा में 1920 रुपए और लखनऊ में 2100 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। तो किसान भाइयों, ये थे आज के अंक के कृषि समाचार और मंडी भाव। अगले अंक में हम फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
किसान भाइयों नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में कृषि समाचारों के बाद आप सभी किसान भाइयों का एक बार पुनः स्वागत है। किसान भाइयों, गेहूं की फसल आप सभी बुआई कर चुके हैं और समय और मौसम को देखते हुए इस समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन से आवश्यक कार्य हैं जिन्हें हमें करना चाहिए, आज के अंक में हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे, इन्हीं सब बातों की जानकारी प्राप्त करेंगे। इस विषय को विस्तार से बताने के लिए, समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर से गेहूं अभिजनक डॉक्टर NB सिंह जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं अपने सभी किसान भाई तरफ जाना चाहता हूं कि अगर हम समय और मौसम की बात करें और उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम सामयिक तौर पर जो हमें गेहूं में कार्य करने हैं तो इस समय कौन कौन सी मुख्य बातें जिन्हें ध्यान रखें किसान भाई? सुनील दीक्षित जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया जी। गेहूं के सामूहिक कार्यक्रम में किसान भाइयों को 3 महत्वपूर्ण कार्यों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जल प्रबंधन, सिंचाई, खरपतवार नियंत्रण और टॉप ड्रेसिंग। ये 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं जिन्हें किसान भाइयों को बिल्कुल ध्यान से करना चाहिए। बिल्कुल, और ये भी है कि लगातार खेत का निरीक्षण करते रहें, जिस चीज की आवश्यकता हो करते रहें। सबसे पहले जानना चाहूंगा, अगर सिंचाई का ध्यान रखना है तो कैसे करें? देखिए, जल प्रबंधन एक बहुत महत्वपूर्ण है। अगर किसान भाई अच्छी उपज लेना चाहते हैं तो जल प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें और समय से सिंचित दशा के बुवाई में जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई के साधन है 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है। और पहली सिंचाई ताजमूल अवस्था 20 से 25 दिन पर करें, दूसरी सिंचाई किल्ले निकलते समय करें, तीसरी सिंचाई गांठ बनते समय, चौथी सिंचाई पुष्पावस्था में, 5वीं सिंचाई दुग्धावस्था में और 6ठी सिंचाई जब दाना कठोर बनने लगे उस समय अवश्य करनी चाहिए। ध्यान रखें, अगर हल्की मिट्टी है 6 सेंटीमीटर गहराई सिंचाई करें, अगर भारी मिट्टी है तो 8 सेंटीमीटर की गहराई सिंचाई करें। ये तो आश्वस्त दशा में है। अगर किसान भाई के पास 3 ही सिंचाई का साधन है तो पहली सिंचाई ताजमूल अवस्था पर 20-25 दिन करें, फिर 20-25 दिन के अंतराल देते दूसरी सिंचाई वो करें जब पुष्पावस्था में और तीसरी सिंचाई करें वो दाना दुग्धावस्था में। अगर 2 सिंचाई है तो पहली सिंचाई ताजमूल अवस्था पर और दूसरी सिंचाई पुष्पावस्था में करें, और 1 सिंचाई है तो ताजमूल अवस्था पर करें। अब रही बात सिंचाई की, विलंब की दशा में सिंचाई में जल्दी सिंचाई करनी पड़ती है। तो विलंब की दशा में जो किसान भाई खेती करते हैं, पहली सिंचाई जमाव के बाद 15 से 20 दिन के अंतराल पर कर दें और बाद की सिंचाई 15 से 20 दिन के अंतराल पर जल्दी करें, ताकि किसान दाना जब भरते समय तापक्रम बढ़ जाता है, मिट्टी सूखने न पाए, दर्रा फटने न पाए और अपने जमीन को नम बनाए रखे। यह किसान भाई ध्यान दें। अगर जो किसान भाई उसूली भी में खेती करते हैं, पहली सिंचाई 28 से 30 दिन करें और बाद की सिंचाई जल्दी करें और जमीन खेती उनकी सूखने न पाए। ये तमाम ऐसी बातें हैं जल प्रबंधन के विषय में किसान भाई अगर ध्यान देंगे तो उनको अच्छी से अच्छी उपज मिलेगी। बिल्कुल, मुख्यतः ये बात की जाती है कि 6 अवस्था है सिंचाई की तो करनी ही चाहिए, लेकिन अगर साधन कम है, अगर 3 साधन है या 2 बार भी साधन उपलब्ध है, किसान भाई इन अवस्थाओं में सिंचाई करके अपनी फसल को बेहतर बना सकते हैं। साथ साथ डॉक्टर साहब, देखा जाता है जो खरपतवार होता है वो उसके जो पोषक तत्व ज्यादातर खरपतवार ही ले जाते हैं, तो जो गेहूं को जो चाहिए पोषक वो प्राप्त नहीं हो पाते हैं, तो उसको कैसे बचाएं? बड़ा अच्छा सवाल आपने कहा कि पोषक तत्व जो हम देते हैं, अगर खरपतवार ज्यादा है तो खरपतवार पोषक तत्वों को ले लेता, गेहूं को कम मिलता है। सामान्यतः गेहूं की खेती में 2 प्रकार के खरपतवार पाए जाते हैं। एक चौड़ी पत्ती वाले जैसे हिरणखुरी, पत्थर चट्टा, बथुआ, सेजी, सत्यानाशी, कृष्ण नील, गजरी प्याजी, ये सभी चौड़ी पत्ती वाले हैं। किसान भाई को चाहिए कि पहली सिंचाई के बाद जब पैर चलने लायक हो जाए तो 240 सोडियम साल्ट 80% का 625 ग्राम 500 से 600 लीटर में घोल बना करके धूप निकली हो सायंकाल में फ्लैट फैन नाजिल से स्प्रेइंग कर दें। ये अपने आप समाप्त हो जाएगा जी। और सकरी पत्ती वाली गेहूं का मामा जो बड़ी समस्या है, इसके लिए आइसोप्रोटान 50% अगर है तो 1.5 किलो और 75% का है तो 1 किलो 500-600 लीटर घोल बना करके पहली सिंचाई के बाद खेत में नमी रहे, पैर चलने लायक हो जाए तो किसान भाई इसकी स्प्रेइंग कर दें फ्लैट फैन नाजिल से, तो किसान भाई इनसे मुक्ति पा जाएंगे और जो पोषक तत्व देंगे वो गेहूं के पौधे को मिलेगा। यहां पर आपको बता दें, अगर किसान भाई पास श्रमिक हों,
साधन है तो उसकी अगर निराई कर दें। इसकी पहचान यह है कि गेहूं को मामा गेहूं के जैसा पौधा होता है, लेकिन इसके जहां पर पत्ती पर तने पर पत्ती लगी रहती है वो गुलाबी पिंक कलर होता है तने के पास, जड़ के पास, और वो उसकी पहचान है। अगर खुरपी से हैंड हो से निराई कर देंगे तो आप समझ लीजिए कि एक तो निराई हो जाएगी, मामा निकल जाएगा, और गेहूं को ऑक्सीजन जैसे जड़ का विकास तेजी से होगा, किल्ले ज्यादा बनेंगे। यह विशेष ध्यान देने की बात है। तो मुख्यतः खरपतवार में इन सब बातों का ध्यान रखें किसान भाई, तो बचाव कर सकते हैं। तीसरी बात आपने डॉक्टर साहब बताई थी कि जो उर्वरक प्रबंधन है और टॉप ड्रेसिंग का खासकर ध्यान देना है, तो वो कब करें और कैसे करें? देखिए, सामान्य दशा में मैं समझता हूं दीक्षित जी, किसान भाई अपना यूरिया के दूसरी टॉप ड्रेसिंग कर चुके हैं। पूरे प्रदेश में अच्छी वर्षा हुई है, किसान भाई इसका फायदा उठाएं। यूरिया के तीसरी किस्त की तुरंत टॉप ड्रेसिंग कर दें। और विलंब के दशा में जो किसान भाई गेहूं की बुआई किए हुए हैं, पहली टॉप ड्रेसिंग कर चुके हैं, दूसरी सिंचाई कर दें। अगर खेत में नमी नहीं हो तो उसकी टॉप ड्रेसिंग कर दें, और तीसरी टॉप ड्रेसिंग तीसरी सिंचाई करके तुरंत कर दें। अगर किसान भाई ये देखते हैं कि उनके खेत में जिंक सल्फेट की कमी है, प्राय किसान भाई जिंक सल्फेट नहीं डालते हैं। अगर वो जिंक सल्फेट नहीं डाले हैं तो जिंक सल्फेट का 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट 16 किलोग्राम यूरिया को 700 से 800 लीटर पानी में घोल बना करके पहली सिंचाई के बाद 15 से 20 दिन के अंतराल में 2-3 छिड़काव करते हैं। अगर यूरिया की टॉप ड्रेसिंग कर चुके हैं तो जिंक सल्फेट का 5 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम बुझा हुआ चूना, इसके लिए चूने को पानी में रात भिगो दें, फिर सुबह चूने को निकाल के फेंक दें। उसका पानी और जिंक सल्फेट 500-600 लीटर में बना करके उसका 15 से 20 दिन के अंतराल में 2-3 बार छिड़काव कर दें। तो जिंक गेहूं की खेती में अब जिंक के बिना उपज अच्छी नहीं मिल रही है। इसका पहचान किसान भाई कैसे करेंगे दीक्षित जी? इसका पहचान यह है कि नीचे की 2-3 पत्तियों में पीलापन किनारे से बनने लगता है, फिर यह पीलापन जो है ऊपर तक जाता है, पत्ती छोटी रह जाती है, पौधे सामान्य पौधे से बौने रह जाते हैं, किल्ले कम बनते हैं, बढ़वार कम बनता है। इसलिए जिंक सल्फेट अवश्य टॉप ड्रेसिंग करें या तो परडी छिड़काव करें। तो जिंक का अगर अच्छा है समावेश मिट्टी में तो पौधे का बढ़वार बनेगा और दाना भी बहुत अच्छा सुदृढ़ बनेगा। यानी सामान्य ऊंचाई की फसल और जो है एक लहलहाती फसल जैसे हम चाहते हैं किसान भाई, उसको अगर प्राप्त करना है तो जो यूरिया की आपने बात कही है, लगभग उर्वरक प्रबंधन करना तो समय 3 बार लगभग उनको ध्यान देना पड़ेगा, किस्तों में देना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यतः अभी डॉक्टर साहब ऐसी समस्या देखने में नहीं आ रही, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है ऐसा हो कि कंडवा रोग फैले और नुकसान कर सकता है। सामान्यतः हम किसान भाई तब व्यवस्था करते हैं जब उस रोग से ग्रसित हो जाता है पौधा। अगर प्रारंभ से कोई ऐसी व्यवस्था अगर करना चाहे किसान भाई तो क्या कुछ कर सकते हैं? देखिए, कंडुआ को अगर रोकना है तो बीज शोधित करके बुआई करें। थीरम का 2.5 ग्राम 1 किलोग्राम बीज के साथ बुआई करते समय सीड ट्रीटमेंट अवश्य करें। अगर नहीं किए हैं, खास तौर से जब रेनफेड इलाका है, असिंचित दशा में जहां किसान भाई गेहूं खेती किए हैं, बाली निकल रही है, सामान्य बाली के अपेक्षा जहां कंडुआ रोग लगता है बाली काली चूर्ण बन जाता है। इनको एक पॉलीथीन ले जाएं और पॉलीथीन को बाली के डाल करके कैंची से काट करके सारा ढक लें और बाहर ला करके मिट्टी में गाड़ दें, क्योंकि इसके विषाण हवा द्वारा फैलते हैं, जो स्वस्थ पौधे होते हैं वो भी प्रभावित हो जाते हैं। तो किसान भाई अगर काली बाली दिख रहे हैं तो उनको बड़ी सावधानी, जैसे हमने बताया, खेत से निकाल दें और बाहर ला करके डंप कर दें, गाड़ दें, ताकि उसके विषाणु दूसरे पौधे स्वस्थ पौधे को प्रभावित न करें, ताकि दाने की गुणवत्ता बना रहे। ये दाने की गुणवत्ता गिर जाएगा तो उनको बाजार भाव भी नहीं मिलेगा। तो यही पहचान है, काली बाली निकलेगी। और मुख्यतः क्या सावधानी किसान देखिए, जल प्रबंधन बहुत जरूरी है। विलंब के दशा में किसान भाई जो गेहूं की खेती कर रहे हैं, उनका दाना का भराव बढ़ते हुए तापक्रम में होता है, तो मिट्टी में दर्रा न फटने पाए, नमी बनाए रखें। और अगर नमी बनाए रखेंगे तो उनका उपज अच्छा मिलेगा, क्योंकि बढ़ते हुए तापक्रम को सिर्फ जल प्रबंधन से ही हम उसके कुप्रभाव को रोक सकते हैं, अधिक से अधिक उपज ले सकते हैं। जैसा हमने बताया, अगर उनके पास साधन है तो 6 सिंचाई दें,
अगर साधन की कमी है 3 दें, 2 दें, 1 दें, लेकिन ताजमूल अवस्था पर सिंचाई अवश्य करें और दूसरी सिंचाई पुष्पा अवस्था में अवश्य कर दें। डॉक्टर साहब, मौसम का भी काफी उतार चढ़ाव बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। यह मौसम, गेहूं एक ठंड क्रॉप है जी, फसल है, इसको जितना ठंडी मिलनी चाहिए खूब मिले, खूब किल्ले बनेंगे। किल्ले ठंडी में बनते हैं, अब दाना जब तापक्रम ऊपर जाता है तब भरता है। तो इसमें ईश्वर की कृपा है, किसान भाइयों का जो ठंड पड़ रही है इससे गेहूं की उपज बढ़ाने में ये मदद करेगी। वो सब और क्या ध्यान रखें? उर्वरक जैसे आप बता रहे थे, उर्वरक का जो तीसरी किस्त है यूरिया का अवश्य डाल दें, क्योंकि पत्ती इस ठंड में थोड़ी पीली पड़ रही है, नाइट्रोजन की कमी न होने पाए। और जिंक सल्फेट की अगर टॉप ड्रेसिंग नहीं किए हो तो जिंक सल्फेट का परड़ी छिड़काव कर दें। उन क्षेत्रों में जहां किसान भाई असिंचित दशा में गेहूं खेती किए हुए हैं, वहां पर 15 से 20 किलो अगर उनके खेत में नमी है टॉप ड्रेसिंग कर दें, पत्ती हरी बनी रहेगी, भोजन ज्यादा बनेगा, दाना सुदृढ़ बनेगा। यह किसान भाई अगर इन सब बातों पर ध्यान देंगे। दूसरी बात, खेत को समतल कर लें और छोटी छोटी क्यारी बना करके हल्की सिंचाई करें। हल्की सिंचाई। डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने जो जानकारी हमें दी है कि सामान्य तौर पर किसान भाइयों को किन किन बातों का ध्यान रखना है, मुख्यतः सिंचाई का और उर्वरक प्रबंधन का खास करके ध्यान रखना है। समय के हिसाब से अगर करते हैं तो निश्चित तौर पर उनको बेहतर उत्पादन प्राप्त होगा। इन सभी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, जब आप गेहूं की फसल की बुआई कर चुके हैं और सामान्य निरीक्षण करते रहते हैं तो समय समय पर सिंचाई का ध्यान रखें और यूरिया की टॉप ड्रेसिंग का ध्यान रखें और खरपतवार जो भी हैं उन्हें निकालकर खेतों से बाहर निकालकर नष्ट कर दें, तो बेहतर जो आप उत्पादन प्राप्त करना चाहते हैं बिल्कुल मिलेगा। ऐसी ही विभिन्न जानकारी लेकर समय समय पर हम आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।